हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल सब क्लासेज में। तो जो छात्र जो है इस बार एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, उनके लिए ये वीडियो काफी खास होने वाला है। मैं बहुत अच्छे चीज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं दोस्तों। और इसमें जो है ना, जो विद्यार्थी फाइनल परीक्षा जो देने वाले हैं 18 फरवरी को आप लोग का मैथ का है। आप लोग को तो पता हो गया होगा कि आप लोग का रूटीन बिल्कुल आ चुका है। 17 फरवरी से क्लास 10th का एग्जाम है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी मैट्रिक की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है। और जिस छात्र को मैथ से डर लगता है ना, उनके लिए यह वीडियो तो और भी खास होने वाला है, क्योंकि ये जो आप लोगों का मैं सीरीज लेकर के आया हूं ये बिल्कुल मैथ का ही है दोस्तों। और मैथ के हर एक टॉपिक को मैं इसमें कवर करूंगा। और जो एग्जाम में काफी बार बार जो पूछे गए प्रश्न है ना, उनको मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न। मैं आपको हर एक प्रश्न जो बार बार पूछे जा चुके हैं उनको मैं आपको हल कराने वाला हूं हर एक टॉपिक के अनुसार, ठीक है। तो चैप्टर 1 to 15 हमारा यहाँ पे कवर होगा दोस्तों। हमारा आज जो है ना रियल नंबर से स्टार्ट है। तो हर एक दिन मैं आपको अलग अलग टॉपिक बताया करूंगा। और हमारा रियल नंबर जो आप लोग जानते हैं, हमारा कौन सा चैप्टर है दोस्तों? फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। उससे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी को रियल नंबर में दिक्कत है, सबसे पहले आप इसको देख लो। फिर उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब हर एक टॉपिक को हम लोग लगातार हल करते रहेंगे। तो आज हमारा जो है इस वीडियो का पार्ट 1 होगा दोस्तों। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को निरंतर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है दोस्तों, बिना समय की बर्बादी किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है रियल नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। काफी अच्छा प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, ठीक है। और जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूं, हर एक प्रश्न को आप अच्छे से हल करो, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छे से देखना आप लोग, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ ज्ञात करना है वो भी किसके विभाजन से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। आप लोग बचपन में तो बहुत एचसीएफ पढ़े होंगे, ठीक है, एकदम हल्का एचसीएफ पढ़े होंगे, उससे भी हल्का ये है। लेकिन एक नया चीज इसमें क्या लाया कि आपको एचसीएफ निकालना है, बट ये किसके प्रयोग से निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब ये यूक्लिड साहब कौन है पता है आप लोगों को दोस्तों? आप लोग बचपन में ये बहुत पढ़े थे, भाज बराबर भाजक गुना, ठीक है, और भागफल प्लस से कहीं ना कहीं तो आप जरूर इसको पढ़े ही होंगे। तो बस इसी का यूज करना है, क्योंकि यूक्लिड साहब जो है ना यही फॉर्मूला दे करके एचसीएफ निकालने के लिए ये फंडा अपनाए थे, ठीक है। तो एचसीएफ जब भी निकालना है तो यूक्लिड विभाजन से अगर कहेगा तो ये फॉर्मूला आप लगा दो। अब इसको देखो आप किस प्रकार से बनाओगे दोस्तों, ठीक है। जैसे देखिए 135 और 255 में आपको लगाना है एचसीएफ। तो सबसे पहले आप क्या पकड़ते हो ऐसे क्वेश्चन में? एचसीएफ जब भी निकालना हो तो हमेशा आप लोग को छोटा अंक से ही भाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें बताओ 135 और 225 में छोटा कौन हुआ? तो 135 है। और 135 को जब आप 225 में भागा लगाओगे, कितने में भागा? 225 में। कुछ नहीं करना है, जैसे आप एचसीएफ सीखे हुए हो ना वही काम करना है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, वो भी चेंज करना है। ये यूक्लिड साहब अगर जब भी आ जाए तो हल्का सा चेंज करना है। वो क्या करना है देखिए। अब बताओ 135 को 225 से भागा लगाओगे, कितने बार में लगाओगे? एक बार में लगाओगे। यहां लिखोगे 135, ठीक है। 5 में से 5 गया, 0 हो गया। 2 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी ले लेंगे। तो 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक पैचा लेंगे, तो ये हो गया 12। और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। और ये एक कैरी लिए थे तो ये पहले से 2 था, एक कैरी लेने के बाद 1 हो गया और 1 से 1 खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा ये यहां पर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे प्रयोग करना है समझिए। ये फॉर्मूला दिए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कहते क्या है यूक्लिड विभाजन? कि आप भागा तब तक लगाइए। एचसीएफ क्या कहता है कि आप भागा तब तक लगाइए जब तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो आप समझ जाओ कि आपका एचसीएफ बन गया। और एचसीएफ आप जिसमें सबसे लास्ट वाला जो हमारा क्या होगा, भाजक होगा, वही तो एचसीएफ हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना कहेगा ना, तो आप लोग क्या करना, भागा लगाना। और यूक्लिड विभाजन का मतलब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए जब तक आप भाग लगाते रहना। हमारा एक स्टेप हो चुका। ए बराबर बी क्यू प्लस आर मैंने सरिया दिया। अब ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये कंफ्यूजन होगा। ए मतलब इसको बताओ दोस्तों, हम लोग पढ़े थे ऊपर वाला को बताओ क्या बोलते थे, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ऊपर वाला को हम लोग जिसमें आप भाग लगाते हो उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, ठीक है। एम आई राइट? बिल्कुल आप लोग का सही है, ये सीखे थे आप लोग। जिससे आप भाग लगाते हो जिससे आप भाग लगाते हो इसको हम लोग भाजक बोलते हैं।
और जितना हमारा भाजक को आप जितना बार पढ़ते हो ना, ये हमारा क्या होता है, भागफल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, भागफल। और जो हमारा लास्ट में बच कुछ क्या आ जाता है, ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, शेष हो जाता है। तो ये चीज चार चीज आप लोग जानते होंगे। तो वही करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल। सब याद है इसको। सबसे पहले 225, ठीक है। फिर बराबर बी का मान कितना है, तो भाज बराबर भाजक, भाजक हमारा क्या होगा, तो बी होगा। तो यहाँ पर 135 हमारा जो हो जाएगा भाजक हो जाएगा। भागफल कितना आया, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 90 आ गया। हमको मेन फोकस करना है रिमाइंडर पर, रिमाइंडर को लाना है 0। अब सेकेंड बार में हम क्या करेंगे, तो 90 से भागा लगाएंगे 135 में। अब 90 से भागा लगाओ आप 135 में, ठीक है। 90 से 135 में आप लगा दो कितना, भागा। कितना बार में आप लगाओगे दोस्तों, बताओ, एक ही बार में लगाओगे ना। तो यहाँ 90 हो गया। यहाँ बताइए 135 में आप 90 घटाओगे तो 5 का 5 हो गया। और ये हमारा कितना हो गया, 13। और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए, 4 हो जाएगा, 45 हो गया। तो हमारा ये सेकंड प्रेमिका फिर क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो वही काम करना है यहाँ भी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जिसमें हमारा बी का मान आपको पता ही है क्या आया, ए का मान हमारा 135 हो गया, बी का मान हमारा 90 हो गया, क्यू का मान हमारा 1 हो गया, आर का मान 45 हो गया। सही है। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जब तक नहीं आएगा जब तक करना है। फिर अब क्या करेंगे, 45 से भागा लगा देंगे 90 में। कितना बार में लग जाएगा दोस्तों, 2 बार में। 45 गुना 90 हमारा क्या हो गया, कट गया। ठीक है। अब हमारा यूक्लिड विभाजन जो साहब है वो तो कहते ही थे कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, कट छट के जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक आपको लगाते रहना है। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं जिससे आप लास्ट में आप भागा लगाओ, जो हमारा क्या होगा, भाजक होगा। ठीक है। जो हमारा क्या होगा, भाजक होगा, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना हो गया, 45 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है दोस्तों, सबसे पहले छोटा संख्या को पकड़ना है। अब छोटा संख्या कौन था, तो 135 था। 135 से आप 225 में भागा लगा दो, भागा लगा दो। ठीक है। तो ये तो आप सीखे हुए हो। अब इसको किसको भाज कहते हैं, भाजक कहते हैं, ये मैंने क्लियरिफाई कर दिया। ठीक है। अब इसमें क्या है, तो आपको जब यूक्लिड विभाजन कहेगा तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये आप लोग लगाए थे। इसी के अकॉर्डिंग हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर मैंने सरिया दिया। ये तब तक करना है जब तक हमारा टोटल का टोटल रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाए। टोटल रिमाइंडर आ जाएगा 0 तो जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो भाजक होगा, वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 45। और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों 45 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न। काफी अच्छा प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं दोस्तों। अब ये प्रश्न जो है काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, और यहां बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। देखिए दोस्तों क्या करना है इस प्रश्न में इस प्रश्न में आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। एक जो वर्ड है ना, मैं आपको ये जो वर्ड बता रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड, जब भी आपको देखने को मिले ये वर्ड अभाज्य गुणनखंड, मतलब आप लोगों को क्या करना है कि एलसीएम निकाल देना। सीधी बात मैं बताता हूं, जब भी अभाज्य गुणनखंड अगर बात आ जाए ना, तो आप एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। अब अभाज्य किसको कहते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए, भाज्य किसको बोलते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग नॉर्मल जो है रियल नंबर आप स्टार्ट किए होगे तो रियल नंबर पता होना चाहिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। भाज्य मतलब आपका प्राइम नंबर पढ़े होगे, फैक्टर नंबर पढ़े होगे, ये सब कंपोजिट नंबर, ये सब आपको याद होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। अब अभाज्य संख्या मैं आपको बता देता हूं, जो संख्या 1, ठीक है, और स्वयं से कटे, जो संख्या 1 और स्वयं से कटे, और इसके अलावा कोई दूसरा अंक से जो हो, डिविजिबल नहीं हो, इसके अलावा कोई दूसरा अंक से नहीं कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। जो संख्या 1 और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या, जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा कोई दूसरा अंक से भी कट जाता है उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। अब अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरा से नहीं कटना चाहिए। मतलब देखिए, दो हमारा ओनली फॉर 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा और कोई भी डिजिट से नहीं कटेगा। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो गया, अभाज्य हो गया। कौन सा हो गया, अभाज्य हो गया। लेकिन अगर यही हम 4 बोलते, 4 हमारा 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसके साथ साथ हमारा 2 से भी कटेगा, तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। सही है। तो यहां तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं करना है, आप लोग को डायरेक्ट क्या करना है, 96 का आप लोग निकाल दीजिए एलसीएम। 96 का बताओ एलसीएम जब निकालोगे, आप लोग को पता ही है कितना से लगाओगे, 2 से। 2 चौ 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 38 दूना 96, 24 दूना 48 हो जाएगा। इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं है। 12 दूना 24, बच्चा से बच्चा जानता है। फिर 2 छक 12 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। सही है। अब हमारा और लगेगा, नहीं लगेगा। कितना बार 2 आया हमारा, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4
5, ठीक है। 3 कितना बार, तो एक बार। अब हम 2 5 बार आया, क्या 2 के माथा पे 5 नहीं लिख सकते? अगर जो संख्या जितना बार आता है उतना पावर पे आप लिख सकते हो, और गुना में 3। अब हमारा देखो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, तो ए तो नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो ये हमारा जो होगा सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाते तो डायरेक्ट कर सकते थे, 2 पे पावर 5 है, 2 को 5 बार गुना कर दो, माइंड में ही कर दो 5 बार गुना, और गुना में 3 था, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 किया हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 96। तो आप ऑप्शन देख के भी चल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब भी ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आवे ना, तो आप क्या करो, डायरेक्ट क्वेश्चन को आप देखो और उसको आप तोड़ने का प्रयास करो कि हमारा कौन सा आंसर मैच करेगा। ज्यादा समय लगे तो फिर उसके बाद 96 का आप डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हो। अब हाथ गुणनखंड जब भी कहे एलसीएम का पैर पकड़ो और वहां से चलना स्टार्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों यहां तक? चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है। मैं ऐसा को प्रश्न लिया हूं और ये भी प्रश्न लिया हूं कि आपको रियल नंबर से इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी है कुछ, सब्जेक्टिव, तो ज्यादातर सब्जेक्टिव ही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का मसा और लसा निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बता रखा है कि अभाज्य गुणनखंड भैया जब भी आ जाए, अभाज्य गुणनखंड जब भी आ जाए, किसका पैर पकड़ो, एलसीएम का, एलसीएम निकाल लो, बन जाएगा। अब क्या करना है, क्या हम लोगों को एलसीएम क्या तीनों को एक ही साथ निकालना है या तीनों को अलग अलग निकालना है? तो नहीं भैया, बिल्कुल आप लोग क्या करना, अलग अलग निकालना। तो 12 को हम लोग अलग निकाल लेते हैं। देखिए 12 को हम लोग एलसीएम अलग निकाल देते हैं। 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, सही है। अब हमारा इसका क्या होगा, 15 का जो होगा 3 से लगाओगे, 3 5 15 होगा। ये हमारा 21 का क्या होगा, तो 21 का हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। सही, यहां तक कोई भी आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हो, चलो मैं बताता हूँ। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए अब इसमें आप लोग लिखना है, सबसे पहले लिखो 12, ठीक है, 12 बराबर फिर 15 बराबर फिर 21 बराबर, ठीक है। अब इसमें हमारा जो है कौन कौन सा आया, तो 12 का हमारा फैक्टर 2 2 और कितना आया, 3 आया। तो इसमें लिख देते हैं 2 गुना और ये हमारा 3, सही है। इसमें 15 का तो 3 गुना और कितना हमारा 5 आया, सही है। 21 का तो 3 गुना 7 आया, 3 गुना कितना आया दोस्तों, 7 आया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी 3 गुना हमारा 7 आया। अब इसमें एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे, बताता हूं। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ में तो सबसे पहले ये देखना, मैं आपको बेसिक बताता हूं कि अगर ये 3 संख्या है 1 2 3, तो आपको तीनों घर में देखना पड़ेगा। ऐसा संख्या खोजना है कि जो तीनों में आवे, तो जो तीनों में आता है वो एचसीएफ होता है। एलसीएम अगर 3 संख्या है तो 2 में भी अगर मैच कर रहा है ना तो एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमको तीनों में मैच करना चाहिए, 1 12 में भी मैच करना चाहिए, 15 में भी मैच करना चाहिए, 21 में भी। तो आप लोग बताओ ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में मैच करता है? तो आप लोग बोलोगे कि बिल्कुल हम लोग को पता चल गया, ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो क्या हमारा जो 3 है, ये 3 हमारा मैच किया, ठीक है, ये 3 हमारा मैच किया। तो ये जो मैच किया ना, ये हमारा HCF हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, HCF। तो 3 हमारा जो होगा यहाँ पर HCF हो जाएगा, सही है। एलसीएम में क्या होना चाहिए कि दोनों में भी अगर मैच करेगा तो एलसीएम अपना घेरा लगा लेता है। तो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे एलसीएम में निकालने के लिए, एलसीएम बहुत तेज है, ठीक है ना। एलसीएम क्या करता है, उसको इतना जल्दी पेट भरने का चीज नहीं। एलसीएम कहता है कि एचसीएफ के जो घर में है उससे मैं भी 1 लूंगा। तो 3 ले लिया पहला बार। एचसीएफ में जो जो आप घेरोगे उसको भी लेना है एलसीएम में, ठीक है। अब एलसीएम में जो बाहर है उसको भी छोड़ने वाला नहीं है, सबको ये गुना करेगा। 3 गुना 2 कितना बार है, तो डबल बार, तो 2 डबल बार कर दीजिए। फिर उसके बाद 5 एक बार 7 एक बार, तो 5 एक बार हो गया, 7 एक बार हो गया। अब गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60 और 60 और 7 कितना हो गया, 420। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये 420 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 3 आया, एलसीएम हमारा 420 आया। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान देना, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड अगर जिक्र किया है तो इसमें सभी का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालने पर उसके बाद गुणनखंड के रूप में सरिया दीजिए। फिर देखना कि तीनों में कौन मैच कर रहा है, जो मैच करेगा वो एचसीएफ होगा। एलसीएम में क्या होगा, जो मैच करेगा उससे भी 1 निकालिए, और जो बाहर है बाबू वो भी आपको गुना, उसको भी फैक्टर के रूप में गुना करके आंसर देना है। तो एचसीएफ और एलसीएम का फंडा है। अगर 2 ही संख्या रहता, सिर्फ 12 और 15 रहता, तो हम 2 में ही मैच करते। तो ये सब चीज है, बेसिक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब हमारा अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो विद्यार्थी 17 फरवरी से जिनका एग्जाम है ना, 18 फरवरी को एकदम बिल्कुल तैयार हो जाए। आप लोग का मैथ का एग्जाम है और मैथ में अच्छे से अच्छे स्कोर लाने का प्रयास करें। अब हमारा ये प्रश्न है 4 नंबर, कहता है कि पूर्णांकों को, ठीक है, पूर्णांकों के युग्म के मासा और लसा ज्ञात करना है तथा इसका जांच भी करिए। वाह, क्वेश्चन अब अच्छा दिया। जांच भी करिए कि दो संख्या का जो गुणनफल है मासा गुना लसा है। हमारा पहला संख्या यह है 26 और 91। मैं आपको बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड जब भी आवे एलसीएम निकाल दो सीधा सीधी। तो अभाज्य गुणनखंड इसमें आया तो नहीं, ठीक है, लेकिन 26 और 91 का हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो इसमें आप क्या करो, पहला बात आपको इसमें एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या करना है, निकाल देना है। ये हमारा पहला संख्या, ये हमारा दूसरा संख्या। तो हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ये देखिए। सबसे पहले आप 26 का एलसीएम निकालो, ठीक है। 2 को 13 से लगाओ, 13 दूना 26, काम खत्म। 91 को लगाओ तो ये लग जाएगा 3 से ना, 3 3 9 नहीं, सॉरी 3 से नहीं लगेगा, ये 3 से नहीं लगेगा। तो 91 में हमारा क्या हो जाएगा, 91 में हमारा 91 को लगाओ, ये डायरेक्ट लगेगा 7 से, 13 7 91, अब तो नहीं लगेगा। तो हमारा इससे एलसीएफ एलसीएम पहले निकाल लो आप। तो 26 बराबर हमारा 2 गुना 13 आया, 2 गुना 13 आया 26 बराबर, और 91 बराबर जो हमारा आया ये हमारा 7 गुना 13 आया, ठीक है। मैच कौन कर रहा है, देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया मैच ये दोनों कर रहा है। तो ये 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो ये हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएफ हमारा 13 हो गया, सही है। अब हमारा एलसीएम का बात करें तो एलसीएम तो काफी जिद्दी है, वो तो घर से भी उसको लेना है और बाहर भी जाएगा। तो यहाँ पर इस घर में 13 है तो ये तो सबसे पहले 13 ले लेंगे भाई साहब। अब जो बाहर है उसको भी बुला रहा है, तो ये 2 और वो हो गया 7। तो 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुना करिए, 7 छक 42 के 2 हाथ में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 7 दूना 14, 15 16 17 18, 182 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हुआ, ये हमारा ओनली फॉर एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। तो कहा था क्वेश्चन पूर्णांकों के युग्म के मासा और लसा ज्ञात करें तथा इसका जांच भी करना है। तो जांच तो बच गया आप लोग का। तो जांच कैसे करना है ये देखिए। जांच करने के लिए मैं आपको बताता हूं सीधा सीधी, ये तो आप लोग समझ गए। जांच करने का देखिए फंडा क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एचसीएफ हमारा जो है ये बिल्कुल 13 आ चुका है, और एलसीएम जो है हम लोग का 2 गुना 13 गुना 7, ठीक है। तो ये हमारा 182 आ गया, ठीक है। यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ठीक है, यहां पर अब हम लोग को जांच करना है। जांच करने का मैं एक आप लोग को फॉर्मूला बताता हूं, अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। ये जांच करने का है। जब भी एचसीएफ एलसीएम जांच करना हो और संख्या दिया रहे, इसका फॉर्मूला याद रखना, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ और गुना में एलसीएम। याद हुआ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इसमें कहा भी कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लसा, मतलब एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये फार्मूला कब लगाना, जब आप लोग को जांच करने के लिए कहा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ भी पता है, एलसीएम भी पता है। अब आप लोग को लगेगा कि चलिए सर हम लोग पहला संख्या दूसरा संख्या तो नहीं पता चला, बट एचसीएफ एलसीएम हम लोग को पता चल गया कि एचसीएफ कहेगा 13 रख देना, एलसीएम कहेगा 182 रख देना। लेकिन पहला संख्या और दूसरा संख्या कौन है, तो पहला संख्या जो क्वेश्चन में है ना, वही आप लोग को पहला संख्या 26 और दूसरा संख्या 91। तो पहला संख्या हमारा कितना हो गया दोस्तों, 26 हो गया। पहला संख्या हम लोग का 26 हो गया और दूसरा संख्या हमारा 91 हो गया। और हमारा एचसीएफ हम लोगों ने कितना निकाला, 13 निकाला, 13 निकाल दिया। एलसीएम हम लोग कितना निकाले, 182 निकाले, 182। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जांच करने का मतलब दोनों को गुना करिए। अगर दोनों का गुना जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों अगर इक्वल आया, तो आप समझ जाओ कि एचसीएफ एलसीएम आप लोग का बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे गुना करना है, चलिए गुना करते हैं। 26 और 91 को गुना करना है दोस्तों। तो 26 से 91 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। बेसिक रूप से ट्रिकली वाइज कर सकते हैं, बट आप लोग देख लो, 1 को 6 से गुना करेंगे 6, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5 हो गया, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 हो गया। तो हमारा राइट आंसर 6 6 3 2 हो गया, यानी 23 66 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक आप लोग को आके अब 182 को 13 से गुना करना है। 182 को किससे गुना करना है, 13 से। 3 दूना 6, 3 8 24, 24 24 के 4 हाथ में 2 और 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 1 को 2 से, 1 को 8 से, 1 को 1 से, 6 6 8 9 10 3 13 हो गया और 1 1 2 हो गया। कितना आ गया दोस्तों, 23 66। आप लोग के सामने ही गुना किया गया है, तो 23 66 यहाँ भी आ गया। तो जब दोनों मान बराबर हो जाए,
जब दोनों मान बराबर हो जाए तब तो हम लोग को एकदम पता हो जाना चाहिए कि हमारा एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल सही है, और हम लोगों ने पहली संख्या गुना दूसरी संख्या से हम लोगों ने जांच भी कर दिया। तो यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए आप लोग? सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल दीजिए, और जब जांच करने की बारी हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला लगाइए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा जो है अगला प्रश्न ये है, ये भी वही क्वेश्चन है। देखिए एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ 306, ठीक है, एचसीएफ जो है 306 और 657, तो ये 306 और 657 क्या समझना, एचसीएफ हम लोग को 9 दिया गया है, ये आप लोग यहां से पकड़ो, एचसीएफ कितना दिया गया है 9, एलसीएम आप लोग को यहां निकालना है। तो आप लोग ये 306 657 यहां भी है, 306 657 यहां भी है, ये जब संख्याएं रहेगी ना तो दोनों तरफ सेम रहेगी, ये ध्यान देना आप लोग। इधर जो संख्या लिखल रहेगा वो भी एलसीएम की जगह उतना ही रहेगा, क्योंकि वही संख्या पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकलता है। ठीक है, अगर अलग संख्या कर दिया जाए, 306 यहाँ है, 575 यहाँ कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सब ध्यान देना आप लोग। तो 306 657, 306 657, एचसीएफ 9 दिया गया है, एलसीएम आपको पूछा, तो इसका नॉर्मल आप वही फॉर्मूला लगाओ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुना में एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या 306, चलो दे दिए 306, तुम्हारा पहली संख्या 306 हो गया, दूसरी संख्या 657 हो गया, बराबर एचसीएफ, एचसीएफ हमारा कितना है 9 दिया गया है। ठीक है, एलसीएम तो हम लोग को निकालना है, तो गुना जो निकालना है उसको उसी के उसी रख दिए। अब आप लोग को पता है एक चीज, बेसिक चीज मैं बताता हूं आप लोग को, प्लस वाला संख्या अगर बराबर के उधर भेजना हो तो माइनस में जाएगा, मतलब साइन अपना वो क्या कर देता है, बदल देता है। माइनस है तो कोई भी संख्या प्लस में जाएगा, प्लस में है तो कोई संख्या माइनस में जाएगा, ये तो मैंने वही लिख दिया। ठीक है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, गुना है तो भागा जाएगा, भागा है तो गुना जाएगा, ये सब चीज ध्यान देना आप लोग। अब बताइए यहाँ पे ये 9 गुना में है, क्या बराबर के इधर हम भेज देते हैं तो क्या ये भागा में जा सकता है? तो 306 और 657 को अगर हम भागा में डालें तो ये 9 चला गया, बराबर क्या हो गया, एलसीएम हो गया। काटना आता है काटिए, कितना बार में कटेगा, इसको काटो 9 से, 9 तिया कितना कटेगा बताइए, 9 तिया हमारा 27 कट गया। ठीक है, 28 29 30 और 36 9 4 36, 34 को हम लोग अब गुना करेंगे, एलसीएम बराबर 34 गुना 657, 34 गुना 657 जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए मैं गुना कर देता हूं, 657 को आप लोगों को गुना करना है 34 से, 4 7 28 के 8 हाथ में 2 हो गया, 4 5 20 2 22 हो गया, 4 6 24 2 26 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 5 15 15 16 17 हो गया। ठीक है, 3 6 18 1 19 हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 8 3 6 12 1 13 9 2 11 1 12 और 1 1 2 यानी 22 33 8 जो होगा हमारा एलसीएम का मान होगा 22 33 8, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आवे तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम आप लोग उपयोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, ये 5 नंबर तक हो गया दोस्तों, अभी क्वेश्चन अच्छे खासे। ठीक है, अब ये प्रश्न को हल करना है। दो संख्या का मसा 145 है, लसा इतना है, इनमें एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या निकालना। क्या करना, वही काम करना ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, वही काम तो करना है दोबारा। ठीक है, पहली संख्या, ये आप लोग को अगर आप मॉडल पेपर बनाते हो, इंटरनेट पेपर बनाते हो, प्रीवियस ईयर बनाते हो तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एचसीएफ गुना में हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा कितना है, दो संख्या का मासा दिया है 145 और लासा दिया है ये 175, तो मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 145 ये पता चल गया। लासा जो है हमारा 2175 है, तो 2175 कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बराबर पहली संख्या जिसमें कहता है एक संख्या, मतलब पहली संख्या आपको 725 दिया गया है, चलिए यहाँ 725 कर दिए। अब गुना हम लोग को कौन सा संख्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए, तो दूसरी संख्या हम लोग लिख देते हैं, दूसरी संख्या। सही है, अब आप लोग को पता है गुना वाला संख्या भागा में जाता है, तो अगर हम लोग को दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए, क्या होगा 145 और गुना में 2175 और ये 725 गुना में है, तो इधर आ जाएगा 725 भागा में। ठीक है, अब 725 को काटो, कितना बार में कटेगा, तो ये पूरी 3 से तो खत्म हो रहा है, 3 5 15 3 दूना 6 7 और 3 7 21, 3 से खत्म हो गया। तो दूसरी संख्या जो हमारा हो जाएगा, दूसरी संख्या जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 145 को 3 से गुना कर दो, 3 5 15 के 5 हाथ में 1 और 3 4 12 12 1 13 और 3 1 3 4 1 3 1 4, यानी 435 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में जरूर आया होगा, वही फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न जो है ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है और ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये भी देख लेते हैं हम लोग। दो संख्याएं a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है। a का मान निकालना है। ठीक है, करना कुछ नहीं, फार्मूला वही लगाना, सेम टू सेम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ऐसा प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आप आंख खोल करके देखो इसको। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, आज मैं रियल नंबर लेके चल रहा हूं, कल मैं पॉलिनोमियल लेके चलूंगा। आप हमेशा निरंतर बने रहें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, पहली संख्या कितना है दोस्तों? तो दो संख्याएं हैं a और 18 है, उसका लसा 36 और मासा 2 है। ठीक है, a का मान निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब यहाँ पे देखिए, पहला संख्या a और दूसरा संख्या 18, तो पहला संख्या को हम लोगों ने a दे दिया, दूसरा संख्या को 18 दे दिया, और हमारा एचसीएफ कितना है? 2 है, और एलसीएम हमारा कितना है? 36 है। क्या कोई दिक्कत नहीं है? 18 को काट दो, 18 दूना कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, a का मान हमारा, अगर 18 को चाहोगे तो गुना से भागा में लेके जा सकते हो, वही आंसर आएगा 18 दूना 36, या बराबर में आप सामना सामने भी काट सकते हो। a का मान कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी a का मान हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन अच्छे आएंगे। ठीक है, अब हमारा ये प्रश्न 8 नंबर है, इसको देखते हैं। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा? ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, p और q अभाज्य संख्या, तो आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे अंक से नहीं कटे। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर पूछेगा, ओनली 4 सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं p और q दो अभाज्य संख्या, उनका मासा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा? 3 होगा। 3 के बाद क्या होगा? 5 होगा। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 नहीं होगा। ठीक है, 9 नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान देना आप लोग को, 9 जो है नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 3 के बाद हमारा 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया। तो ये जितना भी संख्या हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, ये सब अभाज्य संख्या, सब क्या है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर कहा कि 2 ही अभाज्य संख्या लेना है और उसी से चेक कर लो मासा। कोई भी आप 2 उठा करके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम 2 और 3 को उठा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 और 3 को उठा के चेक करते हैं अभाज्य संख्या, और मासा पूछा, यानी छोटा से आप बड़ा में भागा लगाओगे। कितना बार में लगेगा? एक बार में। 3 में से 2 गया 1, फिर 1 से भागा लगाना है 2 में। ठीक है, इसके जो जस्ट ऊपर वाला रहता है वही यहाँ पे उतरता है। 1 का पढ़ो, कई बार में 2 लगेगा, 2 से 2 पूरा पूरी कट गया। अब हमारा जो लास्ट भाजक था दोस्तों, लास्ट भाजक था वो हमारा कितना था? 1 था। 1 से हमने भाग दिया, तो हमारा राइट आंसर एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? टी हो जाएगा। यहाँ 1 या 2 ये वाला नहीं मानना है, ऑप्शन नंबर डी मानना है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 अभाज्य संख्या को ले ले तो हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न है ये देखिए, काफी बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, बिल्कुल। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, मैं एक चीज बेसिक बताता हूं, जहां पर आप लोगों को अधिकतम संख्या मिल जाए, ठीक है, जहां पर आप लोगों को अधिकतम संख्या मिल जाए वहां पर हमेशा याद रखना एचसीएफ निकलता है। ठीक है, जहां पर आप लोग को एचसीएफ मतलब अधिकतम संख्या अगर आप लोग को मिल जाता है प्रश्न में, तो एचसीएफ निकाल दो सीधा सीधी। अगर न्यूनतम संख्या पूछ दिया जाए, ठीक है, तो वहां पर आपको एलसीएम निकालना है। या आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दिया जाए तो एचसीएफ निकालना। अधिकतम संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालना। ठीक है, महत्तम संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालना। छोटी से छोटी पूछे एलसीएम निकालना। न्यूनतम संख्या पूछे एलसीएम निकालना। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 32 से आप लोग को भागा लगाना है कितना में? 616 में। ठीक है, 32 से 616 में भागा लगा दीजिए। कितना बार में आप लगाओगे? एक बार में लगाओगे। यहाँ पे लिखोगे 32। 11 में से 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचा। ठीक है, अब 11 में से 2 गया तो 9 बचा। यहाँ पे कितना हो गया? 5, 5 में से 3 गया, 2 हो गया। अगला कितना उतर जाएगा? 296। आप चाहोगे तो यूक्लिड लगा सकते हो, बट यूक्लिड क्यों लगाना है? इसमें यूक्लिड कह भी नहीं रहा, आंसर से सिर्फ मतलब रखिए। 296 है, कितना बार में लगाओगे आप? फिर 9 बार में। 9 दूना 18 हो गया, 9 3 27 और 1 28 हो गया, 288। ठीक है, अब इसमें कितना आ गया हमारा? घट करके 8 हो गया, ये कट गया, ये कट गया। 16 में से 8 गया तो 8 ही पैसा लिया, तो 8 में से 8 खत्म, 2 से 2 खत्म। 8 है। अब हमारा रिमाइंडर पूरा 8 हो गया। यहाँ से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके अंदर में देखिए, ये सेम टू सेम ये दिख रहा है और ये दोनों सेम है, तो इसके अंदर में जो संख्याएं होती है वो उतरता है।
तो 32 हमारा उतर गया, 8 चौक कितना हो गया हमारा दोस्तों 32 हो गया। 32 से 32 आप क्या करो काट दो, हमारा जो लास्ट में जो हमारा क्या होगा भाजक होगा, लास्ट में हमारा जो भाजक होगा यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा था, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उस स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो आपको लिखना है स्तंभों की ठीक है अधिकतम संख्या जो होगा हमारा, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा ये हमारा कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप किस प्रकार से सोल्व करते हो ये आप लोगों ने जान लिया। जब भी क्वेश्चन में आप लोग को अधिकतम पूछे, याद रखना हमेशा HCF। जब भी क्वेश्चन में आप लोग को न्यूनतम पूछे, हमेशा समझ जाना आप लोग को एलसीएम निकालना है। तो न्यूनतम छोटा से छोटा तो हमारा एलसीएम होगा, अधिकतम महत्तम बड़ा से बड़ा एलसीएम होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। हम लोग को अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए ये है, ठीक है, इसको देखते हैं। कहता है किसी खेल के मैदान, ठीक है, किसी खेल के मैदान जो है, किसी खेल के मैदान में चारों एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ये चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब जो सोनिया नाम की एक लड़की है, सोनिया नाम की लड़की है, उसको टोटल जो है 18 मिनट का समय लग जाता है जब इस पूरे को चक्कर लगाती है। तो मान लो कि हमारा जो है सोनिया नाम की जो लड़की है यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से ये जब चक्कर लगाती है पूरा का पूरा, तो इसको टोटल 18 मिनट लग जाते हैं। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। ठीक है, इसके बाद इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को चलिए 18 मिनट लग गए, जबकि उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि जो है नाम का लड़का है, इसको लग जाते हैं कितने मिनट, तो 12 मिनट। रवि जो है हमारा 12 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तो 12 मिनट का समय कौन लिया, रवि लिया। तो ठीक है, मान लो रवि यहां पर है, तो ये रवि जो है 12 मिनट का समय ले रहा है इस पूरे के पूरे गोलाकार पथ को दूरी तय करने में, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके, मतलब कि सोनिया भी यहीं पर है और रवि भी यहीं पर है और दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करता है, तो कितने समय बाद में पुनः स्थान पर मिलेंगे। तो जब ऐसा प्रश्न करें तो आप एलसीएम निकालो, 12-18 का एलसीएम निकाल दो, सीधा सीधी 12-18 का एलसीएम निकाल दो। कितना बार आप लगाओगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 नमा 18 हो जाएगा। ठीक है, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 तिहाई 6 ये तो लगेगा नहीं ना, ये 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा, और ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब तो नहीं लगेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 होगा, 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया कितना होगा 36। तो 36 मिनट हमारा राइट आंसर होगा। तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक मिलेंगे, तो ये 36 मिनट जो होगा, 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ये भी प्रश्न आप लोग का हल हो गया दोस्तों। इसमें आप लोग को एलसीएम निकालना था। ठीक है, जब भी आगे पीछे की बात हो कितने समय बाद मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग एलसीएम के अनुसार आप बना सकते हो। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n संख्या के लिए, ठीक है, 6 पे पावर n का अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं a बराबर जो है हमारा 6 पर पावर n है। अब n का मतलब क्या होता है, कोई नंबर होता है। n के मान आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 6 पर पावर n का जो मान है, अंक है, वो 0 पर समाप्त होना चाहिए। 0 पर समाप्त का मतलब इसको आप अभाज गुणनखंड करो। ठीक है, अभाज गुणनखंड करने पर, ये लिखना पड़ेगा आपको, अभाज गुणनखंड करने पर। चलो करते हैं भाई साहब। तो a बराबर जब आप अभाज गुणनखंड करोगे 6 का, तो 2 तिया 6 में टूटेगा, 2 और 3 में टूटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और गुना 3, 6 की जगह पे 2 गुना 3 है, जैसे है वैसे। अब ये बताओ कि आपको कहां लाना है, 0 लाना है। तो 0 बताओ आप कैसे लाओगे, जब आपका पेयर जो होगा 2 और 5 पर होगा, यही तो आप 0 लगा सकते हो। फिर कैसे 0 आप लगाओगे बिना 2 और 5, अगर 2 है अकेले तो कभी 0 नहीं लगाएगा, 2 अगर 5 के साथ है तो 2 पच्चे 10, तब एक 0 आता है। अगर आप डबल 0 भी लगाते हो तो 25 चौका कितना होता है 100, तब डबल 0 लगता है। तो 25 में 5 भी आता है, 4 में 2 भी आता है। अगर आप 1000 भी लगाते हो, 500 दूना 1000, तो 500 में भी 5 आता है और 2 बार तो है ही। तो ये ध्यान देना कि जब भी 0 का कोई पेयर बनेगा तो 2 और 5 को आना बहुत जरूरी है। 2 और 5 नहीं आया तो 0 कभी बन ही नहीं सकता है। हाँ 2 आया है लेकिन 3 आ गया 2 के साथ, तो हमको 0 बनाने के लिए 5 चाहिए। 5 तो यहाँ पर है नहीं, पावर पर कुछ चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 पे पावर
पावर n का मान जो होगा अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो आप लिखेंगे अतः ये 0 पर समाप्त हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि 5 नहीं है, 5 रहता तो हो सकता था, यहां तो 3 है, तो हम लिखेंगे अतः 6 पे पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 के साथ क्या आना चाहिए था? 5, 2 के साथ 5 शामिल नहीं। ठीक है, ये रीजन है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? जब भी ऐसा प्रश्न आए उसका गुणनखंड करके देख लीजिए, लास्ट में जो भी वहां पर कहा उसके अनुसार आप देख लो। यहाँ पर 3 आया, हमारा तो 0 लाने के लिए हमको चाहिए था 5। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये अब देखिए हमारा पास एक प्रश्न आया। ठीक है, अब यहाँ से प्रमेय अप्रमेय स्टार्ट होता है। देखिए प्रमेय अप्रमेय किसको कहते हैं? आप लोग को पता है, जो संख्या P/Q में लिखा जाए उसे हम लोग प्रमेय संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर कौन संख्या बोलते हैं? प्रमेय संख्या। ठीक है, और जो संख्या P/Q के अनुसार नहीं रहे, मतलब जो संख्या कोची में रहे? रूट में रहे, और रूट में भी वैसा संख्या जिसका कोई पूरी आप वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। वैसे संख्या को आप क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये सब ध्यान देना, ये सब चीज तो आपको पता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करना है। यहाँ पे दिया गया है 2.1211121 एनीबॉडी कुछ भी देख लो आप। ठीक है, ऐसा प्रश्न रहता और ये कहता कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो प्रमेय किसको बोलते हैं? जो P/Q के रूप में रहे। अप्रमेय किसको कहते हैं? जो रूट में रहे लेकिन उसका पूरी स्क्वायर नहीं हो। पूर्णांक जो प्लस भी हो माइनस भी हो, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अब हमारा जब अगर इस प्रकार का प्रश्न रहता, ठीक है, तो हम लोग को अगर प्रमेय अप्रमेय कहता निकालने के लिए, तो हम लोग सीधा क्या करते? पॉइंट को हटाते, तो पॉइंट के बाद कितना आता? 1, और जय अंक रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 0 हम लोग दे देते थे। 8 0 जब हम लोग दे देंगे दोस्तों, तो हमारा तो ये बटा में हो गया। ठीक है, हमारा ये क्या हो गया? बटा में हो गया। फैक्ट बटा में हो गया, तो बटा में जब हो जाएगा तो ये तो P/Q के रूप में हो जाएगा। तो जब P/Q के रूप में हो जाएगा तो हमारा ये कौन संख्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या। बट इसमें थोड़ा सा तो डिफरेंट है, आप ऊपर देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या कहा कि 2 पॉइंट जो है, ठीक है, 2.1211211121112 और उसके बाद भी डॉट डॉट डॉट। तो जिस संख्या में डॉट डॉट लग जाता है, समझ जाना वो कौन संख्या? अपरिमेय। लेकिन अगर हम ऐसे पूछ देते हैं आप लोग को, बताइए कौन संख्या? तो प्रमेय बोलिए, डॉट डॉट नहीं है प्रमेय। लेकिन अगर डॉट 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 कर देते हैं तो ये कौन संख्या? अपरिमेय। यहाँ बताइए 4.324 ऐसे करके हम लेके चल गए, लेकिन हम डॉट डॉट नहीं दिए, कौन संख्या है? प्रमेय है। बट अगर हम डॉट 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 दे देते हैं तो कौन संख्या हो जाता है? अपरिमेय। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न जो है 13 नंबर, ये देखिए क्या है प्रश्न। इसमें क्या करना है? √13/√12, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से है, √13/√12। अब हमारा ये कौन सा संख्या है? प्रमेय है, अप्रमेय है, अभाज्य है, कोई नहीं, सब आपको पता है प्रमेय अप्रमेय किसको कहते हैं। अब बताइए रूट इसमें भी है, रूट इसमें, क्यों ना हम इसको ऐसे एक ही रूट में लिख सकते हैं? 3/12। काटे आता है आप लोग को, काटिए। 3 चौका कितना कट गया? 12। ठीक है, तो हमारा रूट में जो होगा ये कितना हो जाएगा बताइए? रूट में हमारा 1/4 हो जाएगा। एक तो रूट में रहे या नहीं रहे बात बराबर है, तो एक ही होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 1/2 हो गया। जैसे बताइए दोनों में तो रूट ही है, तो 3/12 हो गया। 3 चौ 12 काट दिए, 1/4 हो गया। अब 1/4 1 हो गया, बाहर निकल गया रूट से। अब 4 किसका वर्गमूल है? 2 का वर्गमूल है, तो 1/2 हो गया। अब 1/2 कौन संख्या? प्रमेय है, अप्रमेय है? अप्रमेय करने के लिए रूट में चाहिए था, रूट में तो रहा नहीं, तो अप्रमेय तो नहीं होगा। अभाज्य है। अब आप ये भी कह सकते हो ना कि संख्या अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य तो 2 है, बट एक अभाज्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभाज्य के लिए आपको एक और स्वयं से कटना चाहिए, और एक अभाज्य नहीं होता है। ठीक है, तो एक हमारा अभाज्य नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी नहीं जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ये प्रमेय संख्या है 1/2। अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। ये हमारा देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए देखिए क्या करना है। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करना है तो कैसे करना है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लोग क्या करोगे? कहता है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या। देखो इसको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको जो लिखूंगा वो देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है?
अगर अपरमेय कहेगा तो आप लोग उसका अपोजिट मानो। माना कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम उसका अपोजिट मानो। माना कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अब बताओ 3 + 2√5 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या कौची में रहे? P/Q के रूप में रहे। ठीक है, तो 3 + 2√5 = P/Q। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सिद्ध होंगे याद रखना। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, तो एक तरफ आपका रहना चाहिए परिमेय, ठीक है, और दूसरा तरफ रहना चाहिए अपरिमेय। तो समझ जाओ कि जब ऐसा सिचुएशंस अगर यहाँ पे उत्पन्न होते हैं तब आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो एक तरफ परिमेय होना चाहिए, एक तरफ अपरिमेय होना चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन क्या होते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करना है। तो आप 3 या 2√5 दोनों में से किसी एक को भेजो, बराबर के उधर तो प्लस है तो माइनस में जाएगा, तो हम लोग 3 को भेज देते हैं। तो 2√5 = P/Q, +3 उधर गया -3, 3/1 कह सकते हैं। तो 2√5 बराबर हो जाएगा Q। अब एक एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? Q हो जाएगा। Q से Q कटा तो यहाँ हो गया P, -1 को Q से भागा दो तो Q, यहाँ पर कौन Q हो जाएगा? 3Q। अब देखिए ये कौन सा संख्या है? तो ये हमारा जो है ये कौन सा संख्या है दोस्तों बताइए? ये हमारा अपरिमेय है, क्योंकि ये रूट में है, और ये संख्या रूट में नहीं है, बटा में है, तो कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे इसको कौन सा बोलते हैं? LHS। तो यहाँ से लिखना है बायां पक्ष, अतः बायां पक्ष कौन संख्या आया? बायां पक्ष अपरिमेय संख्या। ठीक है, तथा दायां पक्ष कौन संख्या? परिमेय संख्या। दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो ये ध्यान देना, जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप उसका अपोजिट मानो। माना कि 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 = P/Q कर ली, दोनों में से किसी एक को भेज दो, कैलकुलेशन कर दो, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय, तो आप लिख दो बायां पक्ष। इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन में मान के चलो 3 + 2√5 यहाँ था 7√5, तो हम लोग P/Q मानते। ये दोनों के बीच में क्या है? गुना। तो एगो को भागा में कर देते हैं, अगर √5 है तो इधर रख देते हैं, 7/Q के साथ 7 गुना हो जाता है, तो 7Q हो जाता है। एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, तब हम ये वाला जो है सिचुएशंस लिख देते हैं, हमारा वो भी क्या होता? सोल्व होता। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सिद्ध करें आप लोग का √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, डरने की बात नहीं है। जैसे आपको बताया जाता है वैसे ही सोल्व करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें वही काम करना, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप मान लो, ठीक है, माना कि कौन सा संख्या है? √5। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? P/Q। ठीक है, जहां यहां पे बढ़िया से इसको अच्छे से कंप्लीट करना, जहां P और Q, जहां P और Q उभयनिष्ठ, जहां P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा रीजन आप लोग को। सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 = P/Q, जहां P और Q घनिष्ठ गुणनखंड है। अब बताइए √5 = P/Q है, क्या हम P/Q ही कर सकते हैं? कुछ अलग मान लेते हैं, तो √5 बराबर मान लेते हैं हम लोग M/N। क्या मान लेते हैं? M/N, यानी P/Q की जगह A/B कुछ भी लिख सकते हो। तो हम लोगों ने M/N कर लिया। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो एक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, N को √5 से गुना करो, M को आप 1 से गुना करो, तो M बराबर कितना हो जाएगा? N को √5 से गुना करो तो √5N हो जाएगा। यहां से लिखेंगे हम अपना दोनों तरफ, जब भी यहाँ रूट में रहेगा तो आप लोग को रूट हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो M² हो जाएगा बराबर √5
n का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है 5 किसको विभाजित करता है, तो यहाँ पे लिखना है 5n स्क्वायर, ये जो बगल में रहेगा इसको विभाजित करना ना 5n स्क्वायर को, ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। 5n स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, 5n को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां से निकलेंगे हमारा, यहां से हमारा निकलेंगे m बराबर कौन के 5, तो 5 है। ठीक है, इसके साथ कोई कांस्टेंट, तो m बराबर क्या हो जाएंगे 5 के हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग को दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब यहाँ पर क्या कर देंगे, तो m स्क्वायर बराबर 5k का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर यहाँ हो गए। अब 5k का मतलब 5 का स्क्वायर 25k का स्क्वायर हो जाएगा, 25k स्क्वायर हो जाएगा। m स्क्वायर बराबर आप लोगों ने कितना माना है, बताओ इधर, m स्क्वायर बराबर आप लोगों ने कितना माना है 5n स्क्वायर, तो m स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 5n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25k स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप बताओ 5 से काटो, 5 25 कितना कर जाएगा 25, तो n स्क्वायर बराबर हो गया 5k स्क्वायर। ठीक है, 5k स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ n की जगह पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ n की जगह जो हो जाएगा, ये हमारा जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ हमारा जो है रूट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है किसको विभाजित किया था, m को विभाजित किया था, बराबर इसके साथ था ना, 5 m को विभाजित करेगा तो 5m स्क्वायर हो गया, एक बार स्क्वायर हटा दीजिए, 5m को विभाजित किया। अब किसको विभाजित किया, तो 5n स्क्वायर को, यही जो है आप m और n माने हैं ना, तो दोनों को विभाजित करना है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर को विभाजित 5n स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अब 5 फिर स्क्वायर हटा दीजिए, n को विभाजित करता है। ठीक है, ये इतना करना है। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से लिखना है अतः दोनों तरफ, ये आपको लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ विरोधाभास, क्या है दोस्तों, विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः दोनों तरफ विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या करना है, सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, √5 को इसका अपोजिट मान लिए, √5 एक कौन सा संख्या था, मान लिए कि माना कि √5 एक कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोगों ने मान लिया, √5 बराबर p/q, जहां p और q घनिष्ठ गुणनखंड, ये आप लोगों को लिखना है, अच्छे से 2-3 बार बनाओगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा। √5 बराबर हम लोग p/q को कन्वर्ट कर दिए m/n में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो m बराबर हो जाएगा √5n, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो m स्क्वायर बराबर √5n का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल 5n स्क्वायर। अब ये जो बराबर जहां रहेंगे ना, तो 5 जो है किसको विभाजित किए, m स्क्वायर को विभाजित किए, 5m को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां से निकल जाएंगे m बराबर 5 है तो 5, और इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो 5k मान लिए, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो m स्क्वायर बराबर 5k का मतलब 5k का होल स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25k स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर बताइए, m स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर होगा, तो m स्क्वायर बराबर हम लोगों ने क्या लिखा था 5n स्क्वायर, इसके जगह 5n स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, 5 से 25 काट दो, 5 बार में, तो n स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, वही सिचुएशन से यहाँ भी आ गया। तो अभी 5 n स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 n को विभाजित करता है, एक बार स्क्वायर में लिखना है, एक बार स्क्वायर हटा देना है, मतलब एक बार आप m को विभाजित कर दीजिए, एक बार n को विभाजित कर दीजिए, और यहाँ से 2 लाइन लिख दीजिए, अतः दोनों तरफ विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से ये सब प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, लास्ट प्रश्न है, अब इसको देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। याद रखना, आप लोगों को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शांत किसको बोलते हैं, याद रखना, शांत जो होगा ये कौन होगा, अशांत जो होगा ये कौन होगा। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे, 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शांत उसको बोलते हैं दोस्तों जो 2
2n इंटू 5m के रूप में रहे, ठीक है, 2n इंटू 5 मतलब जिसको अगर आप अंश को आपको हल नहीं करना, हर को हल करना, जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में रह गया, समझ जाइए वो क्या है, शांत है। और जिसका गुणनफल 2 और 5 के गुणनफल में नहीं रहे, इसके साथ कोई दूसरा अंक अगर इंटरफेयर करता है, कोई भी 3, 7, 9, कोई भी अगर दूसरा संख्या अगर इंटरफेयर करता है तो इसको शांत नहीं रहने देगा, इसको अशांत रहने देगा, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर 2 आया 5 आया, पटाख से बोलो शांत हो गया। 2 5 के साथ अगर 3 आ गया, समझ जाइए अशांत है। 2 आया और यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 7 आ गया, तो आप शांत नहीं बोलोगे। यहाँ पर हमेशा शांत होने के लिए आपको 2 और 5 का होना जरूरी है, ये याद रखना। शांत होने के लिए 2 और 5, 2 आपका कितनों बार भी आ सकता है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितना भी आ सकता है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन 2 और 5 रहना चाहिए। अगर 2 और 5 रहेगा तब पर ही आप शांत कहेंगे। अगर 2 और 5 रहा भी और उसके साथ अगर कोई दूसरा अंक आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा, उसको शांत रहने नहीं देगा। तो शांत रहने के लिए सिर्फ 2 और 5 या ओनली फॉर 2, अकेले में रहना चाहिए 2, लेकिन ओनली फॉर 2 या ओनली फॉर 5, ठीक है। लेकिन 2 अकेले रहेगा, उसके साथ 3 आ गया ना तो वो अशांत कर देगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, देखिए कैसे बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का 13/125, 125 का आपको गुणनखंड निकालना है। ऊपर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नीचे से मतलब होना चाहिए, नीचे से ही आपको शांत और शांत पता चलेगा। तो 13 हो गया, 125 को तोड़ोगे तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 125। इसमें 2 तो नहीं आया, ठीक है, ओनली फॉर क्या आया, 5 आया, तो शांत होगा या अशांत होगा, तो ये होगा हमारा शांत, क्योंकि अशांत होने के लिए 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आना चाहिए। कोई दूसरा आया नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, 17 बटा कितना है, 8 है, तो 17 ऐसे ही रहेगा। 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, हमारा ओनली फॉर 2 आया तब पर भी हमारा क्या होगा, शांत होगा, सही है। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 64 बटा कितना आया, 10 आया, 64 ऐसे ही रहने दीजिए। 10 को आप तोड़ेंगे तो 2 5 10 हो गया, ये तो और अच्छा बात है, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, ये भी हमारा क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। हमारा 15 बटा 15 देखिए, 15 बटा 15 को जब आप देखेंगे 15 बटा 15 को, तो 15 ऊपर वैसे ही रह जाएगा, नीचे को तोड़ेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। 5 तो आया, लेकिन 5 के साथ क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। 5 के साथ हमारा क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया, तो क्या इसको शांत रहने देगा, कभी नहीं रहने देगा, ये हमारा जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो बस यही काम करना है। शांत अशांत का जब भी कोई प्रश्न पूछे, जब भी कोई आप लोग को प्रश्न पूछे दोस्तों, तो आप उसका क्या कर देंगे, अंश को तो औसी के औसी रहने दीजिएगा, हर का गुणनखंड कर दीजिएगा। अगर हर में 2 और 5 मिलता है, या 2 ओनली फॉर मिलता है, या ओनली फॉर 5 मिलता है, तो शांत कह देंगे। लेकिन अगर 2 भी मिलता है, 5 भी मिलता है, लेकिन कोई दूसरा अंक साथ में आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। और ओनली फॉर अगर मान के चलो 21 है, तो 3 7 21 अगर टूटेगा तो 3 और 7 में ना 2 आया ना 5 आया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत होगा। और 21 में ही अगर मान के चलो 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, लेकिन उसके साथ 2 भी आया है, 5 भी आया है, तब पर भी वो अशांत ही होगा, क्योंकि 2 शांत रहने के लिए ओनली फॉर 2 चाहिए, ओनली फॉर 5 चाहिए, या फिर 2 और 5 साथ में चाहिए। समझ गए, यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसके साथ आपका कोई भी प्रश्न छूटा हुआ नहीं है। इतना प्रश्न अगर आप सोल्व कर देते हो तो रियल नंबर में आपको कोई भी दिक्कत। देखिए दोस्तों, हमारा रियल नंबर आज समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक जो है ना, कल हम लोग पॉलिनोमियल्स के साथ बढ़ेंगे। तो रियल नंबर में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया, आप अच्छे से उसको रिवाइज करो, ठीक है। प्रॉब्लम है, कमेंट में आप अपना राय दे सकते हो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी हम लोग अगले क्लास में उसको हल कर दिया जाएगा उस प्रॉब्लम को। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितने भी नोटिफिकेशन होंगे बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।